IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ, बहुत दिनों से हम लोगों ने एक बाई टू पुलियाबाजी नहीं की है। हम लोग हमेशा से गेस्ट लेते आ रहे हैं, तो मुझे लगा इस बार हम लोगों को ही चर्चा करनी चाहिए। बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, अब ये हम अपनी क्या कहते हैं कटिंग वाली पुलियाबाजी करेंगे आज। हाँ, तो और मुझे लगा हम लोग 3 सवालों पे चर्चा कर सकते हैं जो हालिया हुए हैं। एक तो पेट्रोल की कीमतों पर, तो सभी रो रहे हैं उसका, तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फिर दूसरा, अभी चाइना में हाल ही में उन्होंने एक बदलाव लाया है कि अब चाइना में पेरेंट्स 3 बच्चे रख सकते हैं। पहले तो 1 थे, फिर 2016 में उन्होंने बोला 2, फिर अब 3। तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। और तीसरा, कुछ आर्टिकल्स आए हैं हालिया और बहुत कुछ गवर्नेंस इश्यूज पर भी ये बात चल रही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो अंतर है उसको लेके। तो वो भी एक सदाबहार विषय है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। और वो शायद जो 2026 का डिलिमिटेशन जितना पास आ रहा है उतनी ये गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। हाँ, काफी गर्मा गर्मी होगी और बढ़ेगी। तो शुरुआत करते हैं सौरभ। सबसे पहले तो पेट्रोल भरवाया कि नहीं आपने हालिया? बड़े दिन हो गए यार, आजकल बाहर निकलते कम है तो पेट्रोल इस्तेमाल कम होता है, तो काफी दिनों से तो नहीं भरवाया। पर मैं लोगों के मैसेज देखता रहता हूँ कि उनको गश आता रहता है पेट्रोल भरवाने पर इतने दिनों बाद, और काफी लोग बहुत दिनों बाद भरवा रहे हैं लॉकडाउन के बाद। तो अचानक से चक्कर आ रहा है लोगों को। हाँ, नहीं 100 तो क्रॉस कर गया ना, बैंगलोर में तो कर ही गया 100 क्रॉस हो गया 100। अच्छा, मैंने 99 तक देखा था। तो हाँ, अभी किसी ने बॉम्बे में डाला 103 का उसने भरवाया, तो मैंने कहा बाप रे। हाँ, ये तो अनहर्ड नंबर्स हो गए। हाँ, तो इसके ऊपर सौरभ, आपको क्या लगता है? पहले तो पुलियाबाजी से पहले, अब आप ये कह सकते हैं कि अभी सरकार को पैसों की तो जरूरत है, तो पैसों की जरूरत है, कैसे पैसे रेज करे, इकोनॉमी भी नहीं चल रही है, तो पेट्रोल को ही चार्ज करो। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो मेरे को मैं पहले पेट्रोल का प्राइस बढ़ाने के फेवर में एक और चीज की वजह से इन जनरल रहता था कि अच्छी चीज है, ये पॉल्यूटिंग चीज है, तो उसका दाम बढ़ाया जाए तो एक अच्छा, एक तरीके का थोड़ा कार्बन टैक्स हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन अगर कार्बन टैक्स की तरह लगाया जाए तो ठीक है। अभी तो ऑलरेडी जो है पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो रहा है और उसका दाम बढ़ाया जा रहा है, तो वो मेरे को लगता है कि एक गड़बड़ चीज है। कार्बन टैक्स के नाम पे आप ऐसा तो नहीं है कि कोई लिमिटलेस कितनी भी बेहद बढ़ाते जाएंगे। दूसरा ये है कि अब मुझे एक और भी चीज लगती है कि सरकार के पास शायद थोड़े टूल्स कम हो गए हैं। पहले वो क्या करते थे, उनके पास ये एक्साइज वगैरह, ये जीएसटी आने की वजह से मेरे को एक और चीज लगती है कि दिमाग थोड़ा सा चेंज हो गया है सरकार का। पहले वो लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस चेंज करने होते थे तो कहीं एक्साइज सब लोगों पे चेंज हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग पे भी वगैरह पे लोगों को पता नहीं चलता है। और इनकम टैक्स डायरेक्टली छेड़ने में सरकार को एनीवे डर लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है मेरी जेब से पैसा जा रहा है। ये इनडायरेक्ट वाला पैसा शायद सबको ऐसा नहीं लगता है, जबकि ऐसा अगर पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा तो ये मानना है कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि खासकर आज की डेट में सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए, मतलब और कुछ तरीका है नहीं, या फिर डेफिसिट बढ़ाना चाहिए। यही 2-3 ही तरीके हैं, या तो आप टैक्स बढ़ा लो, या आप डेफिसिट बढ़ा लो, या खर्चे कम कर लो। तो मुझे लगता है कि खासकर एकदम ये जो ऐसे एकदम विपदा वाली सिचुएशन है अभी, जहाँ पे तो इकोनॉमी एकदम डाउन है, ये ऐसा टाइम होता है जब आप डेफिसिट बढ़ाओ, और जिसको मोनेटाइजेशन भी कहते हैं, चीजें हम थोड़ी बेच भी सकते हैं जो हमारे पास है, या कंपनियां हैं या जायदाद है सरकार के पास रखी हुई। ये एक तरीका होता है पैसे रेस करने का। तो सरकार थोड़ी सी अभी सिंगल ट्रैक हो गई है, वो एक ही जरिया यूज कर रही है, जो कि मेरे को लगता है जैसे थोड़ा लैक ऑफ एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, सोच समझ के नहीं हो रहा है काम, थोड़ा ऑटो पायलट में, थोड़े और पैसे चाहिए या थोड़ा सा और बढ़ा दो। हाँ, ये सही बात बोली सौरभ। तो पहले इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, ऐसा क्यों है ना। तो एक तो मुझे लगता है कि मतलब आप अगर देखें तो
आपने जैसे कहा डायरेक्ट टैक्स जो है वो कितने लोग पे करते हैं, 2-3 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो ये जो भार है अगर आप उस पर बढ़ाएंगे तो वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सा है, लोगों को फील होगा वो। और ये पेट्रोल डीजल कैसा है, ये भार विस्तृत है, हर एक इंसान उसके टैक्स तो दे ही रहा है, जिसके पास गाड़ी है नहीं भी है तो भी वो मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है उससे दे रहा है, मतलब हर कोई दे ही रहा है। तो ये भार विस्तृत है, तो इसीलिए कोई रास्ते पे नहीं आता, उसको अपोज नहीं करता, उसके लिए आंदोलन नहीं पड़ता, है ना। तो सरकार को लगता है कि ये बहुत ही आसान जरिया है, इसको आप बढ़ा दो, लोग थोड़ा रोएंगे, ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, पुलियाबाजी करेंगे और चुप हो जाएंगे। तो ये एक कारण है, और इसी की वजह से सरकार को बहुत आसान है, बहुत, कोई कुछ नहीं करना है इसके बारे में। तो ये एक कारण है। दूसरा आपने जो बोला कार्बन टैक्स का है, तो ये मैं भी मानता हूँ कि कुछ टैक्स तो होना चाहिए इसके ऊपर, है ना। इसको एकदम फ्री तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें थोड़े समय के बाद पेट्रोल और डीजल पे तो और ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो और पोल्यूटिंग है, तो उसके ऊपर भी टैक्स होना चाहिए। लेकिन खैर एक सिचुएशन चाहिए हमें कि इनकी कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो। तो लेकिन ये एक भी रहता है, एक मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, कि किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप ये सोचे कि आपकी जो मुनाफा है वह बढ़ रहा है या फिर जो आप कीमत लगा रहे हैं उसके लिए वो ज्यादा है। तो इसमें कैसे हो रहा है, इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा टैक्स बढ़ गया है कि अब मुनाफा तो बहुत कम हो रहा है कंपेयर टू जितना कॉस्ट हो रहा है सोसाइटी को। क्योंकि हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, हर एक इंसान वो टैक्स पे कर रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और एक इसमें मेरे को लगता है कार्बन टैक्स में एक और हम चीज अक्सर भूल जाते हैं कि सरकार ने कुकिंग गैस के दाम भी बहुत बढ़ाए हैं, और वो एक क्लीन फ्यूल है। उसका जो ऑल्टरनेट हिंदुस्तान में बाकी लोग यूज करते हैं, जैसे कि उपले जलाना या फिर लकड़ी जलाना, वो ज्यादा अनक्लीन फ्यूल है। और अगर हमको इनफैक्ट कुकिंग गैस थोड़ी सस्ती रखनी चाहिए ताकि और लोग उसको यूज करें, बजाय इसके कि गरीब फैमिलीज जो हैं वो कुकिंग गैस से मूव करके वापस लकड़ी जलाने पर चली जाए। तो हम मतलब वो कार्बन वाला थिंकिंग तो है नहीं, वो तो हम अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से। मेरे ख्याल से सरकार तो कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचती है। पर उसमें तो सौरभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, जैसे मैं तो, हम लोग तो लिमिटेड है ना 4 सिलेंडर तक। हाँ, तो उसके बाद तो नहीं मिलता है, और वो भी, और उसके बाद काफी महंगी हो गई है अभी कुकिंग गैस। हाँ, मैं तो वो डीबीटी से निकल गया था, तो मैं अब तो 900 हो गया है। लेकिन शायद सब्सिडी के बाद 300-400 होगा, राइट, तकरीबन। ठीक है, तो इसके बारे में सौरभ थोड़ा मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसे, पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है। क्योंकि अगर आप देखें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत घटती जा रही है, और 2014 से इस सरकार को तो बहुत फायदा हुआ है उसका, लेकिन फिर भी हम लोग जो पैसा दे रहे हैं वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। और दूसरा एक और चीज हम लोगों को समझने की बात है, क्योंकि सरकार अक्सर कहती है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस मार्केट लिंक्ड हो गई है, और लोगों को लगता है कि मार्केट लिंक्ड है तो जो बढ़ रही है कीमत वो मार्केट की वजह से है, मतलब हमेशा दानव मार्केट होता है, सरकार कभी कुछ गलत नहीं करती। लेकिन ये समझने की बात है कि ऐसा क्यों है। तो ये थोड़ा हम लोग एक बात कर लेते हैं इस पे। तो एक इक्वेशन है सौरभ, अब अगर आप जो पेट्रोल की कीमत देते हैं उसके 4 कंपोनेंट है। एक तो है जो कीमत डीलर को चार्ज की जाती है, क्योंकि जो रिफाइनरी है वो डीलर को सप्लाई कर रही है, तो वो एक कीमत होती है। दूसरा उसके ऊपर लगता है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तीसरा लगता है डीलर का कमीशन, ठीक है। और चौथा लगता है स्टेट का वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं आप जो कीमत दे रहे हैं पेट्रोल की उसमें। तो अब तो आपको पता है जो प्राइस चार्ज टू डीलर है, ये कंपोनेंट घटता जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल की कीमत कम हुई है, घट रही है। तो अभी कितना 30 रुपए के करीब है जो प्राइस चार्ज टू डीलर है। ये जो बाकी 3 कंपोनेंट है वो 60-70 रुपए के, ठीक है ना, हर लीटर। तो टैक्स इतना ज्यादा है। अब एक्साइज ड्यूटी जो मैंने कहा उसको भी थोड़ा हम लोग विभाजित कर देते हैं, उसके भी 4 हिस्से हैं।
ठीक है। अच्छा। एक्साइज ड्यूटी के भी चार्जेस। तो उसमें पहला हिस्सा है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। दूसरा हिस्सा है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ऐसा क्यों नाम है, अब सरकार के भी आज पूछिए आप, क्योंकि स्पेशल भी है एडिशनल भी है, ठीक है। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी दूसरा हिस्सा है। तीसरा है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जो कि हालिया सरकार ने लगाया था। और चौथा है नहीं, ये वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था, जब वो 1 रुपए लीटर था उस जमाने में, और धीरे धीरे बढ़ता गया है मेरे ख्याल से। तो अलग, और उसके नाम भी बदलते गए, पहले रोड सेस था, फिर ऐसे ऐसे करके, तो अभी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है। और चौथा है एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जो अभी हालिया शुरू हुआ है। तो आप अगर कुछ महीने पहले मैंने देखा था, एक्साइज ड्यूटी टोटली 32 रुपए की थी, उसमें से बेसिक एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 2 रुपए की थी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 11 रुपए की थी, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 18 रुपए का था, और एग्रीकल्चर एंड इंफ्रा सेस 1 रुपए का था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्साइज ड्यूटी कंपोनेंट बहुत बढ़ गया। और उसमें भी जो सेस कंपोनेंट है वो आधे से भी ज्यादा है। अब सेस क्या है? सेस सरकार चार्ज करती है किसी एक स्पेसिफिक चीज पर खर्च करने के लिए, और ये सेस सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट रख लेती है, ये जो डिवाइड नहीं होता। तो पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। एक्साइज ड्यूटी में भी जो 2 कंपोनेंट है, जो शेयर होते हैं लोगों के साथ, वो नहीं बढ़ा रही है, जो सेस होते हैं वो बढ़ा रही है, और वो सब पैसा अपने पास रख रही है यूनियन गवर्नमेंट। तो ये मुद्दा है खास, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को भी चुभ रहा है, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट खुद भी वैट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेस बढ़ा के 100 रुपए तक कीमत बढ़ा दी। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है इसकी वजह से। तो ये तो मतलब साफ साफ मैं कहूंगा चीटिंग है। ये सिर्फ ना सिर्फ नागरिकों के साथ चीटिंग है, बट हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के साथ भी एक चीटिंग चल रही है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल, ये तो तुमने जब इसका तार खोला है, तो ये अंदर मतलब ऊपर से तो सिर्फ ये 100 रुपए की तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ के अंदर नाइंसाफी भी है। हाँ बिल्कुल। और अब चले आते हैं उसके ऊपर, मार्केट लिंक पे। तो एक बहुत अच्छी स्कीम थी, और पहले ये भी हमें जानना चाहिए, इसके ऊपर सब्सिडीज भी थी डीजल और पेट्रोल के ऊपर, है ना, क्योंकि सरकार सोचती थी कि हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए डीजल। तो पर 2011 और उसके बाद एक विजय केलकर कमेटी थी, उन्होंने बोला कि ये सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, और उन्होंने एक अच्छा फॉर्मूला निकाला कि हर कुछ दिनों के बाद डीजल की कीमत एक छोटे से अमाउंट से बढ़ा दी जाएगी, जिससे कि वो मार्केट के प्राइसेस को ट्रैक करे। तो एक साथ बाहर नहीं फील होगा, थोड़े समय बाद वो मार्केट लिंक्ड हो जाएगी। तो वही एक मुद्दा था तब, और वो हुआ भी। तो अब आप इस इक्वेशन के तहत देखें तो जो प्राइस चार्ज टू डीलर्स है वो तो कम हो गई, लेकिन सरकार ने क्या किया, जैसे ही वो कम हुई तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो आपको इफेक्ट फील ही नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केट लिंक होने का ये मतलब है कि हमको कभी पेट्रोल महंगा था तो कभी सस्ता भी दिखना चाहिए था। पर हमको सस्ता कभी नहीं दिखता, पर महंगा बढ़ता जाता है। हाँ, तो सबसे बड़ा फ्रॉड है इसको मार्केट लिंक कहना। ये मार्केट लिंक नहीं है, ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस ही है। ये मार्केट लिंक तो प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। तो हम एक बेसिकली एक उसे सिरे से दूसरे सिरे पे चले गए। पहले हमारे यहाँ पे सब्सिडी पे मिलता था पेट्रोल डीजल, और अब जो है वो बेसिकली हाईली टैक्स्ड और हाईली क्या कहते हैं, मतलब मार्केट लिंक के ऊपर, मतलब अब हम सरकार को पैसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई बहुत साल हमने दे लिया तुमको, अब हमारी बारी है। नहीं, हाँ, तब भी सब्सिडी भी थी और तब भी टैक्स भी था, दोनों थे। अच्छा, दोनों थे तब भी। शायद डीजल के ऊपर ज्यादा सब्सिडी थी, पेट्रोल के ऊपर कम थी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन था तब भी। लेकिन अभी तो हम लोग ये कह सकते हैं, जब पेट्रोल की कीमत कम होगी, जो फायदा होगा वो सिर्फ केंद्र सरकार रख लेगी, और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप पे कर देना भैया। तो इसका क्या उपाय है भाई? हाँ, इसका काफी डिस्कशन चलते रहता है। तो एक उपाय जो लोग अक्सर कहते हैं, आप जीएसटी में ले आइए पेट्रोल की कीमत को। तो इससे 2-3 फायदे हैं सौरभ। एक तो अभी जो है सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग टैक्स। मतलब एक टैक्स है, उसके ऊपर आप और एक टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट की जो वैट है वो बाकी टैक्सेस के ऊपर लगा रहे हैं हम लोग। तो टैक्स के ऊपर आप और
टैक्स पे कर रहे हैं, तो अगर आप जीएसटी के तहत लेंगे तो ये कैस्केडिंग नहीं होगा, क्योंकि एक कीमत पर आप एक टैक्स लगाएंगे, है ना। तो साफ साफ आपको उतने ही पैसे कमाने हैं, लेकिन आप अगर जीएसटी में लेंगे सेम दर पर तो भी कुछ फायदा होगा, ये कैस्केडिंग तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक लेकिन जीएसटी में डालने से एक ये नुकसान मतलब सरकार का जो ये गुल्लक की तरह यूज करने वाला काम है वो चला जाएगा ना, वो अपनी मनमर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकती, हमेशा जीएसटी काउंसिल से अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेगा उसको। हाँ, तो इसके ऊपर भी मेरा एक मानना है सौरभ, क्योंकि जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा 28% जो हाईएस्ट जीएसटी रेट है उस पे आप टैक्स कीजिए। आप लोग ये कर सकते हैं, 28% जीएसटी का टैक्स रेट लगाइए, उसके ऊपर आप एक कॉम्पनसेशन सेस लगा दीजिए, जो कि अभी भी चल रहा है ना। जैसे आप बड़ी गाड़ी लेंगे तो आपको टोटल 50% टैक्स देना पड़ता है, 28% ये और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। तो सरकार क्या कर सकती है, आज की दर पे 60% टैक्स लगा ले, मतलब 28% ये और कॉम्पनसेशन सेस, और वो कॉम्पनसेशन सेस आप यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांटिए, और ओवर टाइम आप 4-5 साल में ये टारगेट रखिए कि हम लोगों को 60% से कम करके धीरे धीरे 40% तक लाना है, तो भी फायदा है। अभी तो हम लोग 70% दे रहे हैं ना टैक्स। बिल्कुल। तो ट्रांजिशन का एक माध्यम है, ऐसा नहीं है कि सबको नुकसान होगा। अक्सर राज्य सरकारों को लगता है कि यार जीएसटी में आया तो मतलब मेरे तो पैसे चले ही गए, लेकिन एक तरीका है जिससे कि सरकार स्लोली ट्रांजिशन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों को नुकसान होगा या केंद्र सरकार को भी। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार पे एक बंदिश लग जाएगी, तो इसको करेगा कौन फिर? अगर केंद्र सरकार पे बंदिश लगने वाली है तो केंद्र सरकार खुद तो करेगी नहीं, सारी राज्य सरकारें मिलके घेराव डालें तो शायद हो जाए। हाँ, और शायद लोग भी घेराव डाले तो शायद राज्य सरकार भी कौन बदलना चाहता है, क्योंकि राज्य सरकार अभी थोड़ी त्रिशंकु में है, क्योंकि पिछले बार जो भी एक कंपनसेशन सेस का मुद्दा आया था तो यूनियन गवर्नमेंट ने उस बार भी चीटिंग की। आपने सुना ही होगा वो बात जो हुई थी कि कॉम्पनसेशन सेस प्रॉमिस था सरकारों, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि पर दिया नहीं। आप जीएसटी में आएंगे, उसके एक्सचेंज में यूनियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हर साल 14% आपको मिलेगा ही जीएसटी इंक्रीज, है ना। तो वो नहीं मिला और उसकी वजह से बहुत कुछ एक मतलब क्या कहता है ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो अब स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं बोलेगी, क्योंकि हाँ वो कह रहे थे कि पिछली बार आपने जो कॉम्पनसेशन सेस था उसमें ही आपने बोला कि हम नहीं देंगे, या फिर उसमें ही आपने थोड़े हिचकिचाहट दिखाई, तो इस बार भी उन लोगों को लग रहा है कि क्या पता यूनियन गवर्नमेंट ये पैसा अपने पास रख ले। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं जाने वाला। मैंने लिखा भी था जब ये बात हुई थी उस मुद्दे पर कि आगे जाके कोई भी रिफॉर्म करना है जीएसटी में तो आपको यही मुद्दा आएगा कि पिछली बार आपने अपनी बात नहीं रखी, तो दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। हाँ, और ये तो हमेशा होता है, सरकारों को अपनी जुबान रखनी चाहिए क्योंकि सरकार की जुबान की बहुत कीमत होती है, पर अगर सरकार बोले कि मैं नहीं रखूंगे, अपने मनमानी करें, तो एक सबका नुकसान ही है उसमें। तो ये सोचने की बात है। और तो मुझे लगता है इसका एक ही चेंज एजेंट हो सकता है, एक तो हम लोग, और दूसरा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की वजह से सरकार शायद समझ जाए, क्योंकि एक मुद्रास्फीति की दर जो है वो एक दुखती रग है हमारी सरकारों की। हाँ, एटलीस्ट उसका चुनाव में इम्पैक्ट आता है। हाँ, तो शायद वो बात हो। और दूसरा, हाँ, ये भी शायद सरकारें समझे कि लोगों पर कितना नुकसान हो रहा है। आजकल के ये जो टैक्स है ये हर इंसान पे कर रहा है, और आजकल के टाइम पे जब लोगों के पास पैसे नहीं है कोविड की वजह से, उसमें भी आप इतना सारा टैक्स ले जा रहे हो। तो अगर ये थोड़ा समझ आए सरकारों में तो शायद बदलाव आए, लेकिन हाँ आसानी से तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, कोई चेंज आसानी से नहीं होता, इसलिए आई थिंक लोगों को आवाज उठानी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं। ये चाइना वाला मुद्दा बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रणय, कि उन लोगों ने कितनी जल्दी पलटी मारी है कि पहले वो वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने इतने साल रखी, और उसके बाद मतलब मेरे को थोड़ी बेवकूफाना ही लगी, उन्होंने 2 चाइल्ड करी। अरे 2 ही नहीं लोग करे तो उन्होंने कहा अच्छा अभी अब 3 कर लो। तो भाई जब लोग अब 2 भी नहीं बच्चे करना चाहते तो 3 कौन करने वाला है? तो ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ एक आई थिंक सरकारों को अपनी
लिमिटेशन समझ में आएगी। आप लोगों को बच्चे पैदा करने से रोक सकते हो पर जबरदस्ती बच्चे पैदा नहीं करा सकते। हाँ, और ये भी रहता है ना सौरभ, एक बार लोगों को एक तरीके से आदत हो गई, क्योंकि फर्टिलिटी रेट तो वैसे ही विश्व में घट रही है। आप कहीं भी ले लीजिए, लोगों कम बच्चे रखना चूज कर रहे हैं, और उसमें भी अगर आप सडनली अब बोलोगे कि आप अब बदल लो, आप 3 बच्चे रहे, तो लोग, सरकार जो भी कहे, लोग तो यही चाहेंगे कि अब सब कीमतें बढ़ रही हैं, स्कूल में भेजना मुश्किल है, और टाइम, सबसे बड़ा टाइम ना। पहले तो पेरेंट्स और बच्चों में इतने बच्चे थे कि शायद इतना ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन अब हर पेरेंट इन्वेस्ट करना चाहता है उनके बच्चों में, तो वो टाइम कहाँ से लाओगे आप? तो उसकी वजह से तो नेचुरली हुआ है। हाँ, कल्चरल नॉर्म चेंज हो गया है कि किस तरह से लोग सोचते हैं, और अब चाइना अमीर भी हो गया, एक और भी चीज है। तो इसमें हमको भी ये सोचना चाहिए था, हिंदुस्तान में भी हमारे दो बहुत टाइम चला, और मेरे ख्याल से उसका फर्क भी पड़ा। एक अचानक से टाइम आया था जब लोग सडनली, मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन में आसपास देखोगे तो ज्यादातर 2 भाई बहन हैं, 3 हैं और 2 हैं या 3 हैं। पहले 4-5 हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में 5, 6, 7, 10 भी होते थे, लेकिन हम लोगों की जनरेशन में 2 या 3 होना शुरू हो गया। फिर इवन भारत सरकार ने भी हमारे एक भी ट्राई किया, पता नहीं उनकी वजह से कितना फर्क पड़ा, लेकिन अभी तो काफी सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स भी इंडिया में तो काफी होते हैं। पर यहाँ पे कोई एटलीस्ट जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में भी बड़ी मांग रहती है ना, लोग बोलते रहते हैं, बीच में कोई ना कोई बोलता रहता है कि नहीं। मेरे ख्याल से यूपी में तो कहीं पंचायत इलेक्शन में या कहीं पे कर भी दिया था कि आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, इस तरीके का कुछ रूल वूल निकाला था। तो ये तुम्हारा क्या मानना है इसमें? ये सरकार को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमको मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल कोई एक एम भी होना चाहिए क्या सरकार का? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन, जैसे अंडर गवर्नेंस इज द प्रॉब्लम, नॉट ओवर पॉपुलेशन। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग हमेशा, हर बार आप किसी से भी पूछेंगे तो आम कॉन्वर्सेशन में ये तो बात आती है, लोग बोलते हैं भारत की प्रॉब्लम यही है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। पर ये गलत सोच है ना, मतलब अब लोग हैं तो है, आपको हम लोग को ये सोचना है कि कैसे हम लोग अपनी गवर्नेंस उस स्तर पर ले आए। ओवर पॉपुलेशन ऐसी कुछ भी नहीं है कि भारत में, और लोग ज्यादा है तो काम करने वाले हाथ भी तो ज्यादा है। बिल्कुल, तो यही मुद्दा है, इसीलिए मैं चाइना की स्टोरी इस बार डिस्कस करना चाहता, क्योंकि एक बुक है इसके ऊपर, मे फंग की बुक है, चाइनाज वन चाइल्ड स्टोरी। तो उसमें उन्होंने पूरी ये किस्सा बताया है कि किस तरह वन चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो उन्होंने इसमें भी यही कहा है कि चाइना को फायदा हुआ था क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा लोग थे, इसीलिए जब एफडीआई करने के लिए कंपनीज आई तो उन लोगों ने चाइना को चूज किया, क्योंकि उनको पता था काफी लेबर था, लेबर ठीक ठाक एजुकेटेड भी था, तो उनको एक इतनी लेबर फोर्स मिलेगी जो ठीक ठाक प्रोडक्ट्स बना सके। शायद और किसी देश में उस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता उनको, इतने लोग और लोग जो ठीक ठाक लिटरेसी भी है। तो वो हमें ध्यान रखना है, अगर हम लोग उस पॉपुलेशन को हम लोग ठीक ठाक लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ केयर दे पाए तो ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, वो बल्कि हमारा एक एसेट है, ना कि लायबिलिटी। तो अभी क्या है, लेकिन चाइना में क्या चल रहा है अभी? 2 चाइल्ड से 3 चाइल्ड वो लोग जो कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस रहा है जब वो बढ़ाना, अब वो लोगों को एनकरेज कर रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, तो क्या हो रहा है? हाँ, नहीं, ये तो वही सरकार अब कोशिश कर रही है। जैसे मैंने देखा पिछले साल सिर्फ 1,20,00,000 बच्चे पैदा हुए चाइना में। ठीक है, तो ये उनकी पॉपुलेशन आप देखिए, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे शहरीकरण हुआ है, वो लोग शहरों में आ रहे हैं, लोग एक बच्चा या फिर एक बच्चा भी नहीं रखना चाहते। तो अब इसीलिए सरकार को अब एक, जैसे लोग कहते हैं कि चाइना विल गेट ओल्ड बिफोर इट गेट्स रिच, है ना, बुढ़ापा पहले आ जाएगा और अमीरी बाद में आएगी, शायद आए ही ना। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि चाइना की एवरेज एज, मीडियन एज जो है वो काफी बढ़ गई है, और क्योंकि बच्चे तो हो नहीं रहे हैं, और जो लोग बूढ़े हैं वो लोग, वैसे भी चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो एक शिफ्ट हो रहा है, और उसकी वजह से चाइना की सरकार को लग रहा है कि अरे अब बदलना चाहिए। लेकिन वही है ना, सरकार का सिस्टम काफी बाद में एक्टिव होता है, और एक बार बिहेवियर चेंज हो गया तो सरकार, लोगों, सोसाइटी को चेंज करना मुश्किल होता है, चाइना में भी। तो
2016 में उन्होंने अटेम्प्ट किया कि आप 2 बच्चे रख सकते हैं। वैसे पहले जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप रख ही नहीं सकते, आपको एक और अगर आप बच्चा रखते तो आपको पनिशमेंट्स थी, आप पैसे देना पड़ते थे, पेनल्टीज थी। तो वो पेनल्टीज कम कर दी गई और फिर उन्होंने कहा कि वो पेनल्टी 2 बच्चों के बाद अप्लाई होगी वगैरह, ऐसे बदलाव लाया था। फिर 2016 में जब बदलाव हुआ उससे खास कोई चेंज नहीं हुआ, पर अब उन्होंने एक और बढ़ावा दिया है इसमें। तो ये हिस्सा चल रहा है। चलिए ये अभी देखना पड़ेगा। चाइना तो मेरे को मतलब लगता है हमारे लिए एक, दोनों साइड में हमारे ना, पाकिस्तान और चाइना एक सबक है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, और वही हम अपनी जनसंख्या को इतना बड़ा भार ना समझे। जनसंख्या हमारे लिए एक स्ट्रेंथ है, उसे कैसे, उसका उपयोग कैसे किया जाए उसके ऊपर ध्यान लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तीसरे मुद्दे पे आते हैं जो कि हमारा बड़ा ही रोचक मुद्दा आजकल काफी गहमा गहमी में चल रहा है। ये नॉर्थ साउथ का मामला। ये तो काफी मूवीज का भी टॉपिक रहता है हमारे हिंदुस्तान में, बॉलीवुड वगैरह में, कि भाई नॉर्थ साउथ कितने फर्क हैं और नॉर्थ में ऐसा है तो साउथ में वैसा है। अब भी काफी चीजें एक जैसी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आई मीन लोग काफी सारे फर्क दिखाते हैं। शादियां यहाँ दिन में होती हैं, वहां रात में होती हैं, वहां मेहंदी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ऐसे ऐसे फलाना चीजें लोग सुनाते रहते हैं। तो ये अभी नई गहमा गहमी क्या है ये बताओ, और ये वो जो बुक है जिसकी वजह से शुरू हुई है उसके बारे में बताओ। हाँ, नहीं ये काफी समय से चल रहा है। एक तो वो डिलिमिटेशन कमीशन आने वाला है 2031 के सेंसस के बाद। तो मुद्दा ये है 2026 मुझे लगा। नहीं, 2026 के बाद अलाउड होगा, लेकिन वो बेस होगा 2031 के सेंसस के बाद। ये मैंने चेक किया था। तो अच्छा, अभी तो नहीं होगा तो, लेकिन फिर भी 2026 में वो फॉलो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूट होगा और इसी की वजह से ये बात हो रही है। तो एक वो है। दूसरा, हमेशा से एक बात तो चलती रहती है कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनके हिस्से की चीजें नहीं मिलती। ये एक कॉमन फीलिंग है। और अभी डीएमके की जो सरकार है, ये उन्होंने जीएसटी काउंसिल में भी ये मुद्दा उठाया था। तो ये तो काफी, मतलब ये तो चलते ही रहता है ये तो। और अभी हालिया कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं जिसमें यही बात आई है कि हम लोगों को कुछ बदलाव लाने चाहिए जिससे कि दक्षिण भारत को अपने हिस्से का जो भी है फायदा मिले। तो इसी के ऊपर सौरभ, पहले तो मैं आपको से ये पूछना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत को अपने हिस्से की चीजें मिले, इससे इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, अपने हिस्से का क्या मिले? तो इसका सीधी सीधी मेरे को जैसा समझ में आता है, तो ये जो डिलिमिटेशन वगैरह की बात है, पहले ये हम क्लियर भी करते हैं, राइट, हम ये बात क्या कर रहे हैं। तो अभी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बनी थी एक पुराने सेंसस के हिसाब से, जो भी हमारे यहाँ पे 543 के करीब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बनी है उस पॉपुलेशन के हिसाब से। अब पॉपुलेशन जो है वो अभी हम पॉपुलेशन डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमको पता ही है कि अमीर एरियाज की पॉपुलेशन धीरे बढ़ती है और गरीब एरियाज की जल्दी बढ़ती है। तो नॉर्थ के हमारे राज्य गरीब रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ी है, और साउथ के जो राज्य हैं वो ज्यादा अमीर हुए हैं और उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है उतनी। तो अब जब हम दोबारा से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे तो अब नॉर्थ में सीटें ज्यादा हो जाने वाली हैं और नॉर्थ साउथ में कम हो जाएंगी। जो सीटें कम, ओवरऑल कम नहीं होंगी, पर सीटें जो बढ़ेंगी, टोटल एक्स्ट्रा सीट्स बनाई जाएंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ इतनी बड़ी बड़ी हो गई, उनको तोड़ तोड़ के नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे, और वो सारा कुछ ज्यादातर यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार, इन सब एरियाज में होने वाला है। तो अब जो एक बेसिकली, क्योंकि एक तो हमने इतना बड़ा हवा फैलाया कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए और ये अच्छी चीज है, तो अब इस चीज को यहाँ साउथ में लोगों ने पकड़ लिया है और वो लोग बोलते हैं देखो हमने अच्छी चीज करी, अब हमको इसका नुकसान क्यों करवा रहे हो। जबकि अगर वो, मेरे को लगता है तो एक ओवरऑल सरकार की भी एक गलती थी, अगर आपने उसको गोल नहीं बनाया होता, ये अपने आप एनीवे होने वाला था। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लोग अमीर होते हैं अपने आप कम होता है। तो कभी कभी लगता है शायद सरकार की एडवर्टीजमेंट्स की वजह से फर्क पड़ा, पर हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। उसका फर्क शायद सिर्फ और सिर्फ इन चीजों से पड़ा कि कैसे हिंदुस्तान अमीर होता गया और पॉपुलेशन अपने आप कम होती गई उसके हिसाब से, राइट। ये ऐसा ही है सौरभ, क्योंकि पूरे विश्व में ये ट्रेंड है, जहाँ पे सरकार ने पॉलिसीज नहीं की है वहां पे भी बिल्कुल बिल्कुल, जापान हो गया, यूएस हो गया, सब जगह ऐसा ही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये एक, मेरे को लगता है, मेन मुद्दा है। तो साउथ में ज्यादातर लोग बोलते हैं अभी कि भाई हमारी पॉपुलेशन कम है, तो लेकिन अब हमारी सीटें क्यों कम हो रही हैं, तो इससे हमारा जो हिस्सा है डेमोक्रेसी में वो कम हो जाएगा।
क्योंकि हमारी सीटें कम हो जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से मोटा मोटा देखा जाए तो यही मुद्दा है। अच्छा, हाँ, मुझे तो 3-4 तरीके के इश्यूज लगते हैं। पहले इस पे आते हैं, एक पॉलिटिकल चीज। तो ये मानना है कि जो राजनीतिक हलचल है, एक तो हमारी राजधानी भी दिल्ली में है, सब हमारे इंस्टीट्यूशंस भी दिल्ली में ही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से लेके इलेक्शन कमीशन, तो एक ये बात रहती है कि हम लोग दूर है। एक तो हम लोग उसको भी केंद्र कहते हैं, मतलब वो केंद्र है और हम दूर हैं कहीं पेरिफेरी पे। तो एक वो काफी लाजमी चीज है कि लोग लगेगा ही लोगों की सब कुछ वहां हो रहा है। तो उसमें हाँ, तो ये राजनीतिक मुद्दा है कि हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो और कम हो जाएगा, और हम लोगों की जो बात है, हमारे जो इश्यूज हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं, हिस्सेदारी, हाँ, हिस्सेदारी, और हमारे जो इश्यूज हैं वो नहीं सुनाई देंगे, वो डूब जाएंगे नॉर्थ और यूपी की राजधानी बातों में। तो इस पे क्या लगता है आपको? मेरे को बेसिकली लगता है कि ये भी क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक तो चीज है कि देखिए, हमारा संविधान बना है एक आदमी एक वोट। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम 1947 में बहुत खुश थे और हम इस चीज को बहुत फक्र महसूस करते हैं कि हमने हर इंसान को एक वोट दिया। तो क्या हम अब 2030 में आकर के लोगों को ये बोलेंगे कि अब तुम्हारा एक आदमी का एक वोट उतना मूल्यवान नहीं है जितना मेरा एक आदमी का एक वोट है? तो ये मुझे लगता है ये तो एक सरासर गलत बात है। तो हमारे एक संवैधानिक हक है हर नागरिक को। आप आज की डेट में, और ये बहुत बुरा लगता है देखकर कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही ये मुझे पुराने जमाने की याद दिलाता है। जब पुराने जमाने में वोट ऐसे ही मिलते थे ना कि अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है तो आप वोट कर सकते हैं, गरीब है तो नहीं कर सकते। ठीक है, ये पुराने जमाने में सारे वोट इसी टाइप के थे। बिना प्रॉपर्टी वालों को वोट करने का हक नहीं था, सिर्फ अमीर लोग वोट करते थे और उसको डेमोक्रेसी बोलते थे। हिंदुस्तान ने डेमोक्रेसी बनाई जहां हर एक को वोट देने का हक है, और हम आज की डेट में 200 साल पुराना राज लाना चाहते हैं जहां पे हम बोल रहे हैं एक तरह से कि हम अमीर हैं तो हमारा वोट का मूल्य आपके वोट से ज्यादा है। तो ये मेरे को लगता है बेसिक चीज है जो हम नहीं कर सकते। पर अब इसमें मेरे को लेकिन एक जो दूसरा पहलू है वो ये है कि एक तो एक इंसान का एक वोट होता है। तो हमारा हिंदुस्तान जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आपका प्रतिनिधि आता है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर इंसान वोट करता है, उसका एक प्रतिनिधि बनेगा और वो जाएगा और आपकी आवाज रखेगा। अब लेकिन क्या होता है कि जितने भी ये प्रतिनिधि बन रहे हैं वो एक राज्य में है और उनकी एक राज्य सरकार बनती है और एक पार्टीज बनती हैं और वो पार्टी की अलग पॉलिटिक्स बनती है। ठीक है, अब दो चीजों की वजह से ये एक आदमी एक वोट का चीज थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। वो ये एक तो ये कि एक जो हमने 1985 में जो कि संविधान में नहीं था, जो एंटी डिफेक्शन रूल लगाया, तो अब वो जो हर प्रतिनिधि की वैल्यू तो बहुत कम हो गई है। पार्टी जो डिसाइड करे वही करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरह से हम लोगों ने बोला हाँ एक एक प्रतिनिधि होगा, लेकिन हम एक प्रोपोर्शनेट पावर एक पार्टी को दे देते हैं। प्रोपोर्शनेट नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेट बिल्कुल। ठीक है, कि जितने आपके अगर बीजेपी के 300 लोग हैं तो आपके पास वहां पे किसी एक इंसान के पास 300 एमपी की पावर है। ऐसा नहीं है कि वो 300 एमपीओ की पावर है, किसी एक दो लोगों के पास में 300 एमपी की पावर है। तो वो एक मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है। और दूसरा, अब जैसे जीएसटी की वजह से जो हो गया है, जीएसटी में हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है और हर स्टेट का अगर रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से है तो अगेन एक तरह से उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अभी भी ऐसा नहीं है कि हर लोगों का एक प्रतिनिधि है और उस प्रतिनिधि के कहने से कुछ हो रहा है। आप लोगों ने उसको एग्रीगेट कर दिया। पर जीएसटी काउंसिल में तो हर स्टेट के लिए सेम वोट है ना? अभी है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ना हो। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो, या फिर मान लो कल अभी यूपी की 4 स्टेट कर दी जाएंगी तो उधर 4 वोट आ जाएंगे ना। ठीक है, तो मांग तो यही है ना तमिलनाडु से। तमिलनाडु के चीफ फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला था कि गोवा की और हमारी सेम क्यों हो। है ना, तो मैं मांग की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा अभी यथार्थ क्या है, मैं बोल रहा हूं जो मांग आ रही है। तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बोला है कि भाई गोवा के फाइनेंस मिनिस्टर की और मेरी सेम औकात कैसे, मैं तमिलनाडु हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मुझे वो बात तो समझ में ही नहीं आई, क्योंकि गोवा जितना रिप्रेजेंटेशन है, एक तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को काउंसिल ऑफ स्टेट्स की तरह सोचना, जैसे सेनेट, यूएस में जो सेनेट है वही वाला मॉडल यहाँ पर है ना। तो हर, और ये शायद चीज थी, राज्यसभा का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगी। तो राज्यसभा का मकसद ये था कि वो जो राज्यों की बात है वो पहुंचाए उस सरकार तक, और इसीलिए जो राज्यसभा मेंबर है वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं होता, वो राज्य को रिप्रेजेंट करता है। और ये मुद्दा था, लेकिन वो राज्य
सभा तो वो फंक्शन अदा कर ही नहीं रहा, और शायद वो कारण उसका वही है जो आपने कहा। मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी जो ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसने पूरे हमारे डेमोक्रेटिक बाकी इंस्टीट्यूशन पर एक फैलाव सा कर लिया है। सब कुछ सर्वोपरि जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल, और जो वो पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल कर रहा है वो सब कुछ कंट्रोल करने लगता है। तो एक तरीके की हमने हिंदुस्तान में तानाशाही बचा ली है, लेकिन हर पार्टी के अंदर तो तानाशाही है ही, और वो सब मानते हैं, उनका नाम ही हाई कमांड होता है। ठीक है, इस बारे में वो कोई प्रिटेंड भी नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, आला कमान है सब, और उनके पास विप भी होता है। उनके पास विप भी होता है, बिल्कुल। तो हाई कमांड है, हाथ में चाबुक भी है। ठीक है, तो ये सब, ये तो उन्होंने मान के रखा। तो हर पार्टी में यही है, ऐसा कोई एक भी पार्टी नहीं है जिसमें ऐसा ना हो। दक्षिण की भी पार्टी ऐसी है, ऐसा नहीं है। यही है कि उनको शायद ये लगता है कि हम उतने बड़े नहीं है जितनी उत्तर की पार्टियां हैं फिलहाल। तो यही एक मेरे को लगता है कि, तो ये जो शिकायत भी है साउथ की, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो सिस्टम रिफॉर्म करना चाहते हैं, जैसा कि अक्सर हमने देखा है। वो चाहते हैं कि उनको अभी ज्यादा मिल रहा है तो कैसे मैं ज्यादा ले लूं, बजाय ये देख कोई ये तो अभी डिमांड कर नहीं रहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ को अबॉलिश करो। करना चाहिए तो उसको करना चाहिए ना। तो ये अपने आप ही काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल, है ना। तो ये मुझे लगता है, तो एटलीस्ट, लेकिन अगर लोगों की थिंकिंग समझे तो थिंकिंग यहाँ से आती है। पर मुझे लगता है कि भाई ठीक है, अब जैसी जनसंख्या बढ़ रही है, अभी क्या कर सकते हो आप। हर इंसान को उसका हक तो मिलेगा ही ना। बिल्कुल। और आपने जैसे कहा सौरभ, वो मैं थोड़ा और अनपैक करना चाहता हूँ उसको। जो प्रतिनिधित्व हम लोग कहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस तरीके से बनाई जाती हैं कि हर इंसान का वोट उतना ही मूल्यवान हो। तो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने लोग होंगे पर वोटर्स जितने रिप्रेजेंटेटिव है वो कांस्टेंट होने चाहिए हर जगह पे, है ना। तो वो फॉर्मूला, इसीलिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि घनत्व ज्यादा है, ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, और जिससे कि पर पर्सन जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्शन में वो सेम रहे। और ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है रिपब्लिकनिज्म का ना, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, वो एक रिपब्लिक भी है, और रिपब्लिक के तहत हर इंसान का पावर जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो वहां से आ रही है ये सब बात, और इसीलिए वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज एक जगह अमीर हो गई और एक जगह गरीब हो गई। हाँ, अब लेकिन मैं एक दूसरा पहलू मैं रखना चाहता हूँ प्रणय, वो है थोड़ा एक जो जिसको बोलते हैं कि हिंदुस्तान का कंसेप्शन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो एक, और खासकर क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी डाइवर्सिटी है, और जो हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी बनाई इसीलिए, जबकि नेहरू बहुत खिलाफ था इसके। आपको याद हो, उन्होंने सीएम के लेटर्स में भी लिखा है, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान की हर स्टेट एक मिनी इंडिया टाइप होनी चाहिए। ठीक है, तो हर स्टेट उतनी डाइवर्स होनी चाहिए। वो चाहते थे कि अब हर स्टेट अपने आप में होमोजेनस ना हो जाए, वो चाहते थे बड़ी बड़ी स्टेट्स हो जो कि एक तरीके का मिनी भारत हो। पर एनीवे, नेहरू का जो भी थिंकिंग था वो हुआ नहीं, और हिंदुस्तान जो है वो है। और कांग्रेस पार्टी का ओवरऑल थिंकिंग अलग था नेहरू की थिंकिंग से, और कांग्रेस पार्टी का थिंकिंग प्रिवेल किया नेहरू के ऊपर कि भाई हमको लोगों की जो कल्चरल अलग अलग, और खासकर लैंग्वेज एज ए एक्सिस ऑफ कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शायद साउथ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था और थोड़ा वेस्ट के लिए। बाकी नॉर्थ में तो सब लोगों का हिंदी बहुत जगहों पर थी। तो यहाँ पे जो ये लैंग्वेज की वजह से स्टेट्स बनी, और अब इनका अगर एक आइडेंटिटी एक अलग से रखा जाए तो फिर वो बोलते हैं कि हमारी हिस्सेदारी, तो ये एक फर्क हो जाता है ना, कि एक इंडिविजुअल की हिस्सेदारी है अब, कि एक स्टेट की हिस्सेदारी है इस कंट्री में। तो ये मुझे लगता है कि शायद डिस्कशन की बात है, और हमने पॉलिटिकली तो ये चीज एक्सेप्ट की हुई है शुरू से। कांग्रेस पार्टी ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को आजादी से पहले एक्सेप्ट किया था कि हम करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आजादी के बाद बनी, लेकिन आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी ने बोला हुआ था। मेरे ख्याल से आजादी के बाद टाइम इसलिए लगा क्योंकि नेहरू ने टाइम लगवाया, अदरवाइज पार्टी तो चाहती थी करना। और फाइनली हुआ भी 1965 में, या कभी हुआ था ना। हाँ, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, या 55 में, 1958 56 में। हाँ। तो वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स तो बनी। तो अब हमको भी ये सोचना है कि जैसे तुमने बोला, हिंदुस्तान की परिकल्पना ऐसी है कि हर नागरिक है और नागरिक की गणतंत्र में भागीदारी है, या फिर हर राज्य है और उस राज्य की इस गणतंत्र में या इस यूनियन में भागीदारी है। हाँ, तो मैं इस पे थोड़ा फर्क करना चाहूंगा। भागीदारी के हिसाब से तो नागरिक को ही तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन आप मतलब रिप्रेजेंटेशन,
इलेक्शन के तौर पर, लेकिन आप और तरीकों से दूसरे राज्यों की भी भागीदारी बढ़ा सकते हैं ना। जैसे कि क्यों ऐसा है कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस दिल्ली में ही है, क्यों कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस, यूनियन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर बैंगलोर में क्यों नहीं हो सकता, चेन्नई में क्यों नहीं हो सकता? वो चीजें अब देखिए, जैसे इंडियन नेवी है या एमओडी, अब नेवी का जो मेन दिल्ली में भी है, नेवी का एक स्कूल्स हैं, नेवी के हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत सारी वो पानी नहीं है यार, समुद्र नहीं है वहां पे, क्यों है ऐसा? तो जो ये सब चीजें, नेवल हेडक्वार्टर चेन्नई में क्यों नहीं हो सकता फॉर एग्जांपल? ऐसे कई सारी चीजें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज होना चाहिए ना यहाँ पर, शिपिंग यहीं पे होनी चाहिए ना। तो ऐसे कई सारी चीजें जिससे कि हम लोग ये जो डिस्टेंस है वो कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो तो पॉसिबल होना चाहिए। आपको उसके लिए इलेक्शन कैसे हो रहा है वो बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हाँ, फीलिंग को और तरह से भी एड्रेस किया जा सकता है, जो कि नहीं किया है शायद, क्योंकि अब जैसे बीच में, जबकि दक्षिण भारत के बहुत कम प्रधानमंत्री आए, 2 ही आए हैं बेसिकली, लेकिन उन दोनों ने भी ऐसा कुछ किया नहीं। और मैंने देखा, देवेगौड़ा तो बहुत कम ही समय के लिए थे, लेकिन जो बाकी लोग भी बनते भी हैं जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग, वो अपने आप को हिंदी स्पीकर, जैसे नरेंद्र मोदी गुजराती स्पीकिंग है पर प्राइम मिनिस्टर बन के वो गुजराती नहीं बात करते। तो उसी तरह से नरसिम्हा राव जो थे वो हिंदी में ही बात करते थे, तेलुगु में तो कोई भाषण नहीं देते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। नहीं, नरसिम्हा राव तो 10 भाषा में बात करते थे और कंप्यूटर नॉलेज भी आती थी, कंप्यूटर कोडिंग। वाह, वो सब ठीक है, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर हिंदी में बोलते थे या इंग्लिश में। तो उससे लेकिन फिर लगेगा ना, कोई जो साउथ में, कि क्या हिंदुस्तान, मतलब हिंदी ही हिंदुस्तान का केंद्र है, मतलब हम पुलियाबाजी में हिंदी प्रमोट करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी भाषाएं नहीं एग्जिस्ट करती हिंदुस्तान में। नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पॉलिटिकली ये डिस्टेंस भी बढ़ा रहा है भाषा पॉलिटिक्स के ऊपर ना। तो अगर आप हिंदी थोपेंगे लोगों पर तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा और लोगों को लगता है कि मेरा क्या योगदान है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकल और सॉफ्ट मुद्दा है, मेरे को लगता नहीं है कि इसको सिर्फ किसी तर्क से हैंडल किया जा सकता है। और ये, लेकिन मुझे पता नहीं है कैसे हैंडल होगा, ये लड़ाई झगड़े से होगा हैंडल। हाँ, पता नहीं। हाँ, वैसे ये कॉमन है सौरभ, बहुत सारे राष्ट्रों में ऐसे हुआ है। जैसे इटली के बारे में काफी एग्जाम्पल दिया जाता है। उनका जो उत्तर इटली है वो बहुत ही समृद्ध है, और जो सदर्न इटली है वो हमेशा से, मतलब पिछले 150-200 साल से इसके ऊपर स्टडीज किए। वहां पर सिसिली वगैरह, वहां पर गरीबी ज्यादा है। तो बहुत सारी स्टडीज हुई है। एक फेमस स्टडी है रॉबर्ट पटनम की, उन्होंने, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी उस बारे में बात की थी। उनका ये कहना था कि जो सोशल कैपिटल है वो नॉर्थ में ज्यादा है कंपेयर टू साउथ। तो वो एक एक्सप्लेनेटरी पावर था कि क्योंकि लोग आपस में काम कर पा रहे हैं उत्तर इटली में, तो उसलिए बदलाव आ रहे थे वहां पर, जबकि साउथ में नहीं कर पा रहे थे। कई कारण दिए थे उन्होंने, तो उसकी वजह से कुछ बदलाव नहीं आ पा रहा था। तो ऐसे है, हर राष्ट्र में ऐसे होता है, ऐसा कुछ भारत में स्पेशल नहीं है। जैसे इंग्लैंड में है, जो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है वहां पे भी गरीबी ज्यादा है, साउथ जो है लंदन के आसपास का इंग्लैंड वाला एरिया जो है वहां पे कम है, तो उनमें शिकायत रहती है। स्पेन में भी है मेरे ख्याल से ये वाली दिक्कत। तो हम लोग गरीबी की बात कर रहे हैं, तो दूसरा पहलू देखते हैं। एक तो हम लोगों ने राजनीतिक पहलू देखा, दूसरा पहलू है आर्थिक पहलू। और आर्थिक मुद्दा ये रहता है कि अक्सर लोग आर्टिकल लिखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स साउथ इंडिया से आता है और वो चला जाता है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया मतलब हम लोग पूरे नॉर्थ की बात नहीं करते, क्योंकि पंजाब और हरियाणा तो काफी समृद्ध है, दिल्ली भी समृद्ध है, जम्मू कश्मीर भी समृद्ध है, लेकिन सिर्फ बीमारू जैसे वो एक मुझे बहुत ही बुरा लगता है वो शब्द, खैर, लेकिन उन राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं कि वहां पर पैसा चला जाता है और उससे कुछ फायदा नहीं होता। तो ऐसा, इसकी वजह से लोग अक्सर कहते हैं कि आर्थिक रूप से और ज्यादा पैसा यूनियन गवर्नमेंट का साउथ इंडिया में आना चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो मुझे लगता है कि एक्चुअली ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कम से कम ये मुझे लगता है भारत सरकार काफी ठीक करती है। एक तो चीज है जिसमें एटलीस्ट यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे फाइनेंस कमीशन बहुत अच्छे नहीं है। तो आप देखोगे तो विद इन स्टेट्स डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पैसा कैसे इंटर स्टेट के रीजन में, जैसे नॉर्थ कर्नाटका में कर्नाटका कितना पैसा खर्च करता है साउथ कर्नाटका की जगह, ये बहुत यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में गहमा गहमी की बात है। लेकिन ओवरऑल
किस तरह से यूनियन गवर्नमेंट का पैसा डिवाइड होता है, इसमें सब राज्य जो है वो काफी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। और एक उन्होंने, मेरे को लगता है कि ठीक ठाक फॉर्मूला बना के करते हैं। उसमें पॉपुलेशन भी एक पार्ट है, उनका एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक योगदान भी एक पार्ट होता है, तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मेरे को जितना लगता है। हाँ, तो मुझे भी वही लगता है। एक तो काफी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जैसे मुंबई से भारत का 30% टैक्स आता है, इनकम टैक्स। वो तो गलत ही है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां वहाँ हेडक्वार्टर्ड है, तो वहाँ रिपोर्ट होता है कि वहां से टैक्स हुआ है, लेकिन वो हो सकता है उनका ब्रांच ऑफिस झारखंड में और वहां पर से लोग पे कर रहे हैं। तो एक तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर होगा भी तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन तो रियलिटी है, हर सोसाइटी की रियलिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें प्रॉब्लम। दूसरा, मुझे ये इस बात से मैं सहमत हूं कि ज्यादा पैसा मिलना चाहिए राज्यों को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस राज्य को कम पैसा मिलना चाहिए और मुझे मिलना चाहिए ज्यादा। उसका सॉल्यूशन मैं ये कहता हूं कि यूनियन गवर्नमेंट जो पैसा रखते हैं वो कम होना चाहिए। तो जैसे हमने बात की थी, फाइनेंस कमीशन 42% टैक्स डिवॉल्व करता है ना, और 42% स्टेट गवर्नमेंट्स को, बाकी 58% यूनियन गवर्नमेंट रख सकता है। लेकिन इतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी वो कम करने की फिराक में है। हाँ, और वो कम कर दिया है ना, सेस बढ़ा दिया। अब भी हम लोगों ने बात, हाँ, सेस इस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट नहीं, पर वो ऑफिशियली भी कम करने के मूड में है। फाइनेंस कमीशन के टर्म्स भी उन्होंने कर दिए ऐसे कि कम हो जाए। तो इस बार तो फाइनेंस कमीशन ने नहीं मानी उनकी बात, लेकिन हाँ शायद हो सकता है। तो मेरा मुद्दा ये है कि इसे कहते हैं हम लोग, एक होता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन मतलब बात होती है कि यूपी को कितना पैसा मिल रहा है, तमिलनाडु को कितना मिल रहा है, उसे हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कहते हैं। वर्टिकल डेवोल्यूशन मतलब यूनियन, केंद्र सरकार को कितना मिल रहा है बजाय इसके कि राज्य सरकार को। तो जो ये मुद्दा है, ये सब लड़ाई होती है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन पे। सब लोग झगड़ते हैं कि यूपी को इतना पैसा क्यों मिल रहा है, एमपी को क्यों नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह ना। लेकिन मैं बोलता हूँ एक्शन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए वर्टिकल डेवोल्यूशन पे। अगर हम लोग उस चीज पे करेक्ट कर पाए तो हर राज्य को ज्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल। और हिंदुस्तान धीरे धीरे अमीर ही हो रहा है, तो सबको ज्यादा मिल ही रहा है। आपस में ऐसा कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? हाँ, और इनफैक्ट क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी सदर्न इंडिया में है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, जो एसजीएसटी है, वो भी ज्यादा यहीं पर ही होगा। बिल्कुल। और जीएसटी तो कंजम्पशन के ऊपर है ही, तो एक तरह से जीएसटी ने एनीवे ये बैलेंस थोड़ा सा ठीक कर दिया मेरे हिसाब से। एक्चुअली थोड़ा कहते हैं जीएसटी ने बैलेंस अलग भी किया है, क्योंकि पहले वो सिर्फ प्रोडक्शन पे था। तो ये मेरे ख्याल से जीएसटी के बाद भी शायद सदर्न स्टेट्स को लगता होगा कि हमको हमारे साथ थोड़ी चीटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियां ज्यादा हैं। तो पहले अगर आप एक्साइज लेंगे, एक्साइज होता है मैन्युफैक्चरिंग पे, तो आपने सारा टैक्स ले लिया चीज बनने पर। अब हो गया है कंजम्पशन ड्रिवन टैक्स। तो कंजम्पशन उसका यहाँ भी होता है और यूपी में भी होता है, और यूपी में जितना कंज्यूम होता है वो टैक्स अब यूपी के पास जा रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है जीएसटी एक बहुत बड़ा चेंज है, जिसको शायद लोगों ने रियलाइज नहीं किया था कि इससे सदर्न स्टेट्स को कितना नुकसान हो रहा है। शायद पुराने उससे शायद ओवरऑल अच्छा ही था, लेकिन इंडिविजुअल अगर शायद नाप तोल करके देखें तो नफा नुकसान में इनको थोड़ा सा नुकसान ज्यादा हो गया। हाँ, पर अभी तक तो नहीं हुआ था, क्योंकि कंपनसेशन से इसमें प्रॉमिस ही था 14% बढ़ेगा 5 साल। तो अब वो चला गया। हाँ, 2021 के बाद ये बात आएगी, और इसीलिए जीएसटी काउंसिल में गहमागहमी चल रही है। लेकिन हाँ, मैं एक तो है यूनियन गवर्नमेंट 58% टैक्स ले रही है, अपने साथ रख रही है, सेस लगा रही है, और यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम चला रही है जो कि संवैधानिक तौर पर स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन में। तो जैसे कुछ एक हेल्थ स्कीम चला देगी, या फिर कुछ स्पोर्ट्स स्कीम चला देगी, क्योंकि हमारे यूनियन गवर्नमेंट और एक पार्टी को अच्छा दिखना है। ये सब पार्टियां कर रही है यूनियन। तो आप ये कर रहे हैं कि एक तो आप स्टेट गवर्नमेंट का पैसा अपने पास रख रहे हैं, और आप उनके डोमेन में स्कीम भी चला रहे हैं। तो ये सही बात नहीं है। अगर वर्टिकल डेवोल्यूशन हम लोग बढ़ा दें, 14 फाइनेंस कमीशन में इसकी बहुत अच्छी स्टडी भी की थी सौरभ। जैसे हमारे संविधान में 3 लिस्ट होती है ना, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो ये बताती है कि किस मुद्दे का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस गवर्नमेंट पे। तो उन्होंने ये पता किया, पिछले 20-30 सालों की स्टडी उन्होंने की, कि यूनियन गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है
वो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट पर बढ़ती जा रही है। तो वो 11% से 17-18% हो गई थी स्टेट लिस्ट के लिए, और कॉन्करेंट लिस्ट के लिए भी बढ़ रही थी। तो मतलब यूनियन गवर्नमेंट खुद का काम नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट का और कॉन्करेंट लिस्ट वाली चीजों का काम कर रही है, और उनके पैसे भी ले रही है। तो ये मुझे लगता है साफ बदलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट सब स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि एटलीस्ट एक जो डोमिनेंट पार्टी से नहीं है, क्योंकि पार्टी तो आपने कह ही दिया, पार्टी हिलेगी नहीं है इस बार, तो बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट को साथ में मिलके काम करना चाहिए और इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि आप 58% क्यों रख रहे हैं भाई हमारे पैसे। बिल्कुल, और आप हमारी चीजों पे पैसे मत खर्च कीजिए, वो दे दो हमको, हम लोग डिसाइड करेंगे ना। तमिलनाडु की जरूरत है, तमिलनाडु की सरकार बेहतर समझती है, दिल्ली की सरकार थोड़ी ना समझती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जरा डिफेंस का खर्चा बढ़ाओ जो कि कम होता जा रहा है, है ना, जो कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। एग्जैक्टली हाँ, तो वही है, ये चीज मुझे लगता है बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात आ जाती है। एक तीसरे बात जो मैंने अक्सर सुनी है वो होती है माइग्रेशन के तौर पर। तो लोग कहते हैं कि भाई लोग यहाँ पर आ रहे हैं उत्तर भारत से और हमारे जॉब ले जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? वो तो मुझे ये तो हर दुनिया में हर जगह शिकायत है, और ये कितनी स्टडीज हो चुकी है, और मुझे लगता है हिंदुस्तान में भी करेंगे तो उसका सेम ही असर आएगा कि माइग्रेंट जो आता है उसका फायदा जहां माइग्रेशन होता है उस जगह को ज्यादा होता है हमेशा। तो आज भी देखिए, मतलब कर्नाटका में तो अमीर माइग्रेंट भी बहुत आते हैं, लेकिन गरीब भी आते हैं। खासकर केरला का एग्जांपल देखिए, जहां पे शायद गरीब माइग्रेंट ज्यादा आता है। तमिलनाडु से भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ से आता है, लेकिन अभी बिहार से भी बहुत आ रहा है। तो केरला की तो पूरी इकोनॉमी ठप हो जाए अगर वहां पर ये माइग्रेंट्स ना आए तो। पहली बात तो वो लोकल का काम ले कहां से रहे हैं, वो नहीं आएंगे तो वो काम करने वाले लोग ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक मुझे लगता है कि एक तो डेमोग्राफिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि साउथ की जो स्टेट्स हैं उनका डेमोग्राफिक एनीवे थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, यहाँ पे यंग लोग कम हैं ऑलरेडी, तो नेचुरल सी चीज है। और मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के लिए थोड़ा लक है कि हमारा देश इतना बड़ा है जहां पे एक साथ डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो रहा है पूरे देश में, अदरवाइज हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाए। जैसे चाइना में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदुस्तान में थोड़ा सा डाइवर्जेंस की वजह से एटलीस्ट साउथ नॉर्थ का जो माइग्रेशन है उसकी वजह से हमारा लेबर मार्केट थोड़ा सा स्मूदन आउट हो जाएगा, अदरवाइज हमको बहुत दिक्कत होने वाली थी। तो एक मेरे को लगता है कि इंडिया का बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हमने एक कॉमन लेबर मार्केट अचीव किया, और पहले भी था ही, ऐसा तो नहीं है। ये लेबर मार्केट तोड़ना तो एक मॉडर्न इन्वेंशन है, पुराने जमाने में भी एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जा सकते थे, इवन राजाओं के जमाने में भी मना थोड़ी था जाना, है ना। तो और मॉडर्न टाइम में हमने वो कंटिन्यू किया, उसका हमको फायदा रहा है। तो अभी ये आती रहती है जो कि बाहर वालों को निकालो, लोकल जॉब्स का रिजर्वेशन करो, मेरे हिसाब से सब काउंटर प्रोडक्टिव चीजें हैं। सौरभ, मजे की बात तो यह है कि एमपी जैसा राज्य भी लोकल जॉब्स की बात कर रहा है और लोगों को नहीं आने दे रहा है। मतलब एक तो आपके पास जॉब इंडस्ट्रीज है नहीं, आप इस टाइप के कोटा लगाओगे और इंडस्ट्रीज भाग जाएंगी, बिल्कुल तुम दबा के भाग जाएंगी, और आप लोगों को लग रहा है कि आप कोई एक बड़ा अचीवमेंट कर रहे हो इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये मुझे हाँ। और लेकिन ये मैं बोलूंगा, मतलब चाहे आप यूएस ले लो चाहे दूसरी कंट्रीज ले लो, ये मुद्दा हर जगह ही है और लोग इसमें गलत पॉलिसीज बनाते भी हैं। तो ये भले ही एकदम ठीक लगे, लेकिन ये एक इमोशनल मुद्दा है और पता नहीं मुझे इसका सोल्यूशन क्या है कि किस तरह से शायद हमारे जो पुलियाबाजी के लिसनर्स हैं वो कन्विंस करेंगे लोगों को कि ये सब पॉलिसीज पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पर ये माइग्रेशन, हाँ आपने सही बोला, हर जगह एकदम थोड़ा बर्निंग टॉपिक तो रहता ही है। हाँ, जबकि इकोनॉमिकली काफी क्लियर है, बहुत सारे स्टडीज हो चुकी हैं कि माइग्रेशन बेनिफिट करता है। माइग्रेशन हो रहा ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं है, इसीलिए कोई बुला रहा है ना, मतलब बिल्कुल ऐसे लोगों को। और ये भी एक थोड़ा मतलब मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि लोग दूर दूर से आते हैं, जबकि ज्यादातर माइग्रेशन इंटर डिस्ट्रिक्ट ही होता है। लोग भी नहीं जाना चाहते दूर तक, और तो एकदम क्लियर होता है। एक तो
डिस्ट्रिक्ट वाइज माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है, फिर जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उससे थोड़ा कम होता है, और जो दूर दराज के स्टेट्स हैं जहाँ लैंग्वेज भी अलग है उसमें सबसे कम होता है एक्चुअली, क्योंकि कोई भी नहीं जाना चाहता अपने जगह से दूर, अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, कोई विकल्प नहीं हो, तो ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें बस मैं एक ही चीज ऐड करूंगा, क्योंकि मतलब यहाँ हम क्योंकि कर्नाटका में रहते हैं तो लोकल लोगों का दुखड़ा भी सुनते हैं कभी कभी, तो उनको सिर्फ एक जो डर रहता है, जो कि मुझे शायद आई मीन एटलीस्ट सिंपैथी रहती है उससे, अभी पता नहीं वो सही है कि नहीं, कि माइग्रेशन जो कि बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हिस्ट्री में कभी भी इतनी, अब चेंज की जो स्पीड है वो तो बढ़ गई है ना, तो हमें हिंदुस्तान में क्या पूरे इंसान की जो सोसाइटी है उसको एक स्लो माइग्रेशन की आदत रही है, और हिंदुस्तान तो पूरा माइग्रेंट्स का ही देश है, ओवर सेंचुरीज माइग्रेशन हुई है हिंदुस्तान में, और आराम से हम एब्जॉर्ब करते रहे। पर अब अगर जो चीज पहले 200 साल में होती थी अचानक से अब 20 साल में होने लगी है या 10 साल में होने लगी है, तो हम साइकोलॉजिकली उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। और उसका जो कल्चरल इम्पैक्ट है, जैसे अब बैंगलोर में मान लो अचानक से 50 लाख हिंदी भाषी आ जाएं, तो अब सडनली जो कन्नडिगा लोग हैं उनको लगने लगेगा कि यहाँ तो अब कन्नडा बोलते ही नहीं है लोग, तो ये बैंगलोर जो है ये कर्नाटका की राजधानी है कि ये कुछ और बन गई है। और इसका मुझे आंसर नहीं पता, अब मे बी अब दुनिया ऐसी है तो है ना, अब चेंज बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, हम पीछे तो नहीं जा सकते ना, अब हमारी एक्सपेक्टेशन सदियों पहले की है, लेकिन हमको शायद एक्सपेक्टेशन बदलनी चाहिए, हम समय तो नहीं रोक सकते। तो जो नए कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं उनको शायद अपनी आइडेंटिटी को लेकर के दोबारा से सोचना पड़ेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी को फ्रीजर में तो नहीं रख सकते ना। वो तो है, ये तो इमोशनल ही मुद्दा है, ये इमोशनल मुद्दा है। इकोनॉमिक सॉल्यूशन आप कितना भी प्रेजेंट कीजिए उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो अंत में सौरभ, मैंने ये भी पढ़ा था, ये जो किताब रिसेंटली एक है, पैराडॉक्स ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड, अच्छी किताब थी, पूरी तो नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन उसमें डेटा एनालिसिस था कि एक्चुअली फर्क क्या है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। तो मुझे लगा वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो जैसे उन्होंने स्टडी किया, हम लोग लिंक करेंगे शो नोट्स में, तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में क्या फर्क रहे, 1960 में क्या सिचुएशन थी और 2011 में क्या फर्क है। तो उन्होंने काफी पैरामीटर्स को ट्रैक किया है। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी सौरभ उसमें, जैसे एक तो मैंने देखा कि जो ग्रामीण इलाकों में गरीबी है वो दक्षिण भारत में ज्यादा थी बजाय उत्तर भारत के राज्यों में। उत्तर भारत मतलब मैं सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करूं तो ज्यादा थी 1960 में, और जबकि 2011 तक वो काफी कम हो गई, और उत्तर भारत में तो काफी ज्यादा है अभी तक। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी। पर बाकी पैरामीटर्स में देखे तो काफी चीजों में ऑलरेडी साउथ इंडिया के स्टेट्स आगे थे 1960 में भी। तो जैसे कि आप पर कैपिटा इनकम देखें तो आय जो थी वो 1960 में तमिलनाडु में थी 5,053 रुपए, और जबकि उत्तर प्रदेश में थी 3,300 रुपए। पॉपुलेशन ज्यादा थी उत्तर प्रदेश की, तो पर कैपिटा टर्म्स में तो कम होगी। तो डिफरेंस जो था वो 51% का था। वो 1980 में कम होने लगा, तो वो 40% के करीब हो गया, लेकिन फिर से बढ़ गया, और अब तो वो डिफरेंस 128% हो गया। तो ये लिबरलाइजेशन के बाद बेसिकली जो शुरू के गैप हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं, जो शुरू के, और जो गैप शायद घट भी रहे थे 20-30 साल वो भी, लेकिन उसके बाद में जब इकोनॉमी ओपन हुई है तो उसका एडवांटेज सदर्न इकोनॉमीज को ज्यादा मिला है नॉर्थ से बेसिकली। बिल्कुल, हाँ। और इसके भी कुछ कारण है, जैसे उस किताब में उन्होंने बोला था कि उन्होंने ग्रेजुएट्स की तादाद देखी, तो ग्रेजुएट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सेम थी दोनों राज्यों में 1960 में भी, लेकिन टेक्निकल ग्रेजुएट्स जो थे वो काफी ज्यादा थे तमिलनाडु में, मतलब 1960 के बाद आज की दौर में काफी ज्यादा थे कंपेयर टू यूपी। और तो उनका एक कहना था कि शायद उस वजह से जब ये लिबरलाइजेशन हुई और जिस तरीके की बदलाव है उसके लिए जो ह्यूमन कैपिटल था वो ज्यादा तैयार था कंपेयर टू अदर राज्य। बिल्कुल, वो दिखता भी यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के प्राइवेट कॉलेजेस, और हम जैसे अभी कोविड में लोगों ने देखा भी जैसे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, मतलब कर्नाटका के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज है।
यूपी के तो हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज नहीं है। हाँ, तो सीधी सी बात है, मतलब एक कॉमन, इवन इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है यहाँ पे तो हर डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 या 3 होंगे कम से कम। यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट के अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से वहां पे 35-40 होंगे नोएडा के आसपास, और बाकी सब जगह पे अंधेरा। तो इसी पे ये डिस्कशन एंड करते हैं सौरभ, पर ऐसा क्यों? अब वापस हम लोग क्यों पूछ सकते हैं, तो ऐसा क्यों यहाँ पर वो बदलाव आया जबकि उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं आया वो बदलाव? हाँ, मुझे भी नहीं मालूम, तुमको क्या लगता है? इसके काफी थियरीज है सौरभ। कुछ लोग कहते हैं वही जैसे सोशल कैपिटल थियरी है, वो प्रतीक राज के साथ हम लोगों ने एक एपिसोड किया था, और प्रतीक ने तो कहा था कि एक ये भी था कि एक आइडेंटिटी है कि मतलब एक कॉमन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, तो एक ये भी फीलिंग थी कि हम लोग एक हैं और हम लोगों को हम मिल के बढ़ना है, आगे बढ़ना है, जबकि दूसरी जगहों पर ये आइडेंटिटी नहीं थी। तो मुझे नहीं पता, इसके कोई अच्छे जवाब तो है नहीं, लेकिन ये सब एक्सप्लेनेशंस दिए गए लोगों ने। फिर एक और चीज लोग कहते हैं जैसे कि कास्ट मोबिलाइजेशन, लोअर कास्ट मोबिलाइजेशन स्पेशली, वो काफी बेटर हुआ था दक्षिण भारत में, तो वो भी एक कारण कहते हैं लोग, जबकि उत्तर भारत में वो हुआ ही नहीं, दबदबा एक ही तरीके के कास्ट का रहा और उन लोगों ने बढ़ावा नहीं, आगे बढ़ने नहीं दिया बाकी जाति के लोगों को। तो ये एक कारण कहते हैं लोग। और कोई कारण, हाँ ये 2-3 कारण है। और हाँ, इनिशियल डिफरेंस जो आपने कहा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कर्नाटका की बात कर लें, जो दक्षिण कर्नाटका है उनके आउटकम्स अलग है, उत्तर कर्नाटका से काफी अलग है, क्योंकि ये भी डिफरेंस है कि यहाँ पर जो एक एनलाइटेंड राजा भी थे मैसूर किंगडम में, और वो नॉर्थ में भी हुआ था। जैसे बड़ौदा में जो थे अलग आउटकम्स थे, क्योंकि वहां पर जो राजा थे वो अलग थे, गायकवाड़ फैमिली, और उन्होंने काफी अच्छा किया। वैसे ही ट्रैवनकोर के राजा जो थे उन्होंने काफी किया था, तो उसकी वजह से इंडिपेंडेंस के टाइम जो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे वही काफी अलग थे, और वो स्टार्टिंग पॉइंट्स लिबरलाइजेशन के बाद और भी काफी डिफरेंस आ गया उसकी वजह से। तो ये एक भी कारण है। और एक ज्योग्राफिकल कारण जो मैं देखता हूँ कि सारी सदर्न स्टेट्स के पास में कोस्ट है, और ये तो पूरी दुनिया में देखा गया है कि कोस्टल रीजन्स प्रॉस्परस होते हैं हमेशा, और लैंडलॉक्ड रीजन्स की जैसे यूएस में ही देख लो, प्रॉस्पेरिटी जो है दोनों कोस्ट्स की बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बीच वाले एरियाज की प्रॉस्पेरिटी से। तो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से कोस्ट होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है अब, लेकिन इसमें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा अपवाद हैं। हाँ, और आंध्र प्रदेश भी अपवाद था, अभी नहीं है। उन्होंने पिछले 20 साल में लिबरलाइजेशन के बाद उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन पहले मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश और बिहार में कोई बहुत फर्क नहीं होता था अगर 1970s-80s को कंपेयर करोगे तो, है ना। तो ये भी बड़ा मुश्किल है कहना, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे हो सकता है फैक्टरों को, ये एक रामबाण फैक्टर नहीं होगा शायद। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों ने ऐसा किया होगा, और या फिर जैसा है कि छोटी सी इनिशियल कंडीशंस जो है ब्लो अप हो जाती हैं टाइम के साथ में, ऐसा भी हो सकता है। कहना मुश्किल है। तो वही तो फर्क तो है, लेकिन आगे आप देखें तो मुझे यही लगता है फर्क का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप पॉलिटिकली किसी को कम वोट दे दो या किसी को ज्यादा वोट दे दो, या फिर उसकी वजह से आप किसी को कम पैसे दो क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वगैरह। ये मुझे ठीक नहीं बैठती है बात। इनफैक्ट मुझे लगता है ये फर्क स्टडी करने का सबसे बड़ा रीजन तो ये होना चाहिए कि हम सीखें कि भाई क्यों ये फर्क है और हम क्या कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश क्या सीख सकता है तमिलनाडु से, ये सोचना चाहिए ना, बजाय इसके सोचने के कि अगर ये सब डेटा देख के हम ऐसा कैसे देखें कि तमिलनाडु कैसे ज्यादा पैसा ले ले उत्तर प्रदेश से। ये नहीं, हमको ये डेटा देख के ये सीखना चाहिए, बजाय इसके कि जो आजकल कभी कभी यहाँ पे आके लोग सिखाते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश आके सिखाएगा तमिलनाडु को। भाई यहाँ $300 बिलियन की इकोनॉमी है तमिलनाडु की, ठीक है, तो जरा कुछ सीख लो तुम इन लोगों से। तो इसी मुद्दे पर ये चर्चा हम लोग 2 घंटे और चला सकते हैं, ये इस तरीके का मुद्दा है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा हो गए, हमें ये पुलियाबाजी बंद करनी चाहिए। तो ये बाय 2 यहीं पे खत्म करते हैं और अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। हाँ, और जिनको भी हमने कुछ भी पूछो सेगमेंट इस बार नहीं लिया है, लेकिन आप अपने सवाल भेजिए, जो अगली बार बाय 2 करेंगे उसमें आपके सवालों को जरूर शामिल करेंगे। कुछ भी पूछो सेगमेंट में तो KBP के नाम से आप हमारे को ट्विटर पे या ईमेल कीजिए हमको और सवाल पूछिए अपने। बाय बाय। उम्मीद है आपको भी मजा आया।
यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred and Sia. Thank you so much for making this possible. We've had an amazing week on the network. Do check out The Note with Mahrukh Inayat. She speaks to Prabhat Kumar, the man leading child protection at one of India's leading NGOs, Save the Children. On The Habit Coach, Ashton was joined by Rajat Mittal Shah to talk about some superfoods in Ayurveda like turmeric and ashwagandha. On Paisa Vaisa, host Anupam Gupta has a digital gold special in 2 parts, one with Ashraf Rizvi, founder and CEO of Digital Swiss Gold and Gilded, and one with Deepak Abbott, co-founder of India Gold. Listen to the first part of the Father's Day special of Agla Station Adulthood with Natasha and her father, Dr. Vipul Roy Rathod. You should also check out Cyrus Says' episode with Mukul Chadda. He talks about upcoming shows Sunflower and Sherni. Our Kannada podcast, Thale Artist, celebrates 100 episodes, and we had a reunion of hosts Pawan, Ganesh, and Surya who shared their favorite moments from the past. Shiva Mehta is back with the second season of Smile India. The show is available in both English and Hindi. On this episode, she talks about the conversion from bag teas to bagless ones and how we should ditch the plastic and have a great tea experience. And with that, I hope to see you again next week. We live in an age of disruption, of immense change in every aspect of work, life, and business. But is the old way of doing things truly dead? And are we ever going to stop saying the new normal? Join me, Varun Dugirala, on Advertising is Dead every Tuesday as I talk to entrepreneurs, leaders, creators, and change makers from across business, media, marketing, and beyond to dig a little deeper into how we got here, what we're doing now, and where we're headed. You can catch all the episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from.